जय हिंद। आप सभी बच्चों को डीआई की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज से हम लोग डीआई के जो विभिन्न प्रकार के ग्राफ होते हैं उनका अध्ययन करना शुरू करेंगे। हमने आपको टॉपिक्स पहले दिन बताया था क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पाई चार्ट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पाई चार्ट। पाई चार्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक आपका ग्राफ होता है और इस पे क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं बनते, आराम से हो जाते हैं। यह अलग बात है कि अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं और एसएससी की बात करूं तो सबसे ज्यादा बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन पढ़ना तो सब कुछ है ना हम लोगों को। तो देखिए हम लोग सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहीं हम सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। पाई चार्ट क्या होता है, एंगल और परसेंटेज से कैसे डिनोट किया जाता है, ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डेटा जो है आपका एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें क्या है, एक वृत्त है और वृत्त को त्रिज्यखंडों के रूप में बांटा गया है। त्रिज्यखंड समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक वृत्त हुआ, हर एक बच्चा समझे, बहुत आराम से पढ़ाएंगे। करने वाले तो फटाफट कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन, लेकिन एक बार हमसे पढ़ लीजिए और कुछ अप्रोच सीख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई एक ही घंटे का तो समय देना है, तो मैं यूपीएसआई और यूपीपीईटी को पहले टारगेट कर रहा हूं। एसएससी वाले तो निपटा देंगे बिना मेरे पढ़ाए ही, लेकिन यूपीपीईटी वाले जो हमारे बच्चे मैथ्स अभी पढ़ना शुरू किए हैं, ये सीखे। दोबारा भी अशफाक सर भी क्लास लेंगे आपकी यूपीपीईटी वाली, जो फ्री बैच चल रहा है उसमें भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन यूपीएसआई वाले विषय ध्यान दें। पहले देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इसको क्या बोलेंगे, केंद्र। और सेंटर से बच्चों इसके बाउंड्री तक की ये जो दूरी है, इसको कहते हैं त्रिज्या। ध्यान दीजिए, ये क्या है, त्रिज्या है। इसको कहते हैं रेडियस। आराम से देखिए, रेडियस। ये क्या है, ये पॉइंट जो है आपका, ये है सेंटर, वृत्त का केंद्र। सही है। ये त्रिज्या, इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है वो हमारा होता है आर, स्मॉल आर से मैं डिनोट कर रहा हूं। बच्चों ये आर है तो ये भी आर होगा, तो सेंटर तो एकदम बीचों बीच होगा सर्कल के। अब जब सेंटर बीचों बीच है तो इस सेंटर से कहीं भी बाउंड्री को आप मिलाएं किसी रेखा द्वारा, तो वो सभी रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और उनको बोलते हैं त्रिज्या। उन रेखाओं को क्या बोलेंगे, त्रिज्या, रेडियस। तो अब देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये क्या होता है, फिगर से ही समझ में आ जाएगा। देखिए त्रिज्या ये दिखाई दे रही, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या द्वारा यहां कटा हुआ खंड है, साथ में क्या है, ये चाप लिया गया है, इसको कहते हैं चाप, आर्क। ये क्या है, चाप, इसको कहते हैं आर्क, ARC, आर्क। तो त्रिज्या और चाप द्वारा ये जो कटा हुआ खंड है यही कहलाता है त्रिज्यखंड। ध्यान से देखिएगा, ये त्रिज्यखंड है। इसमें कितने त्रिज्यखंड दिखाई दे रहे हैं, इस वृत्त में 2 त्रिज्यखंड दिखाई दे रहे हैं। एक ये छोटा वाला और एक इधर से ये भी है त्रिज्यखंड, ये भी एक त्रिज्यखंड है, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड। हम किसी वृत्त को अनगिनत त्रिज्यखंडों में बांट सकते हैं। तो बच्चों हम पाई चार्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम एक सर्कल में त्रिज्यखंडों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यही त्रिज्यखंड है। देखिए ये त्रिज्या हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ध्यान से देखिएगा, ये त्रिज्या हो गई। अलग अलग ये आपके क्या बने हैं, खंड बने हैं। इस वृत्त में कितने खंड हैं बच्चों, 1 2 3 और 4 त्रिज्यखंड है। क्लियर हो गया। आप देख रहे हैं कि त्रिज्यखंडों पे यहां क्या लिखा गया है, फिगर परसेंटेज में दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय, 4 चीजें, 4 चीजों के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्राफ को पढ़कर दीजिए। तो यहां तुलनात्मक अध्ययन करना है, फिगर देखेंगे तो कंपेयर करिए। इसमें देखिए वीट यानी कि बच्चों गेहूं का जो उत्पादन है वो 30% है,
आपका शुगर का उत्पादन 10% है, टी का उत्पादन 5% है, और राइस का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो 55% है। अगर हम कुल उत्पादन को ऐड करें तो 100% आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब आप क्या समझे? कभी भी कोई सर्कल है, अगर उसको पाई चार्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपके सेक्टर के परसेंटेज होंगे उनका टोटल सम यानी कि कुल योग 100% होगा। आ गई बात समझ में? ये सेक्टर है, छोटी छोटी इंग्लिश थोड़ा यूज कर लूं, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, त्रिज्यखंड बोलने से अच्छा मुझे सेक्टर लगता है। तो सेक्टर के 4 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर का जो परसेंटेज होगा उसका सम जो होगा निश्चित रूप से 100% होगा, और 100% मतलब क्या होता है? टोटल। तो टोटल बच्चों प्रोडक्शन क्या है? 100%। टोटल प्रोडक्शन 100%। हमेशा इस वृत्त के जो त्रिज्यखंड होंगे उनका जो प्रतिशत होगा हमेशा 100% होगा। इस वृत्त के जो त्रिज्यखंड होंगे जिसमें हम अलग अलग गेहूं, चावल, चीनी, चाय का उत्पादन दर्शा रहे हैं, उनका टोटल जो सम होगा वो कितना होगा बताइएगा? वो 100% होगा। 100% मतलब टोटल होता है। यूपीएसआई वाले, यूपीपीटी वाले ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सम लेंगे परसेंटेज सम, तो वो 100% होता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? यहां हम केवल परसेंटेज वाली बात कर लेते हैं। आई बात समझ में? इसको हम आगे सेंट्रल एंगल से या सेक्टोरियल एंगल से भी दर्शाते हैं, वो आगे के पाई चार्ट में हम डिस्कशन कर लेंगे, या यहीं बता देते हैं। आइए चलिए देख ही लीजिए। अब देखिए, ये जो एंगल है सेंटर पे बना एंगल है, ध्यान से देखिए। तो इस सेक्टर का ये एंगल है थीटा, इस त्रिज्यखंड का ये कोण है, ये केंद्रीय कोण कहलाता है। थीटा को क्या बोलेंगे? केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। बच्चों, या इस थीटा को हम क्या बोलेंगे? इस थीटा को हम कह सकते हैं त्रिज्यखंडीय कोण। त्रिज्यखंडीय कोण, इंग्लिश हो जाएगी सेक्टोरियल एंगल, सेक्टोरियल एल, सेक्टोरियल एंगल कह सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, ये जो हमारा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का जो भी उत्पादन है उसको हम रिप्रेजेंट यहां के एंगल द्वारा कर सकते हैं कि इस त्रिज्यखंड में जो आपका केंद्र दिखाई दे रहा है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है, यहां इस सेक्टर में जो भी उत्पादन हो रहा है उसको दर्शाएगा। आ गई बात समझ में? आपके दिए गए क्वेश्चन में कहीं केंद्रीय कोण नहीं बना है, लेकिन अगर आप 30%, 10%, 5%, 55% के बदले सेंट्रल एंगल भी दिखाना चाहें, केंद्रीय कोण भी दिखाना चाहें कि यहां कितना कोण बनेगा, यहां कितना कोण बनेगा, यहां कितना कोण बनेगा और यहां कितना कोण बनेगा, वो भी आप दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं। समझिएगा। तो ध्यान से देखिए, पूरा एक कंप्लीट राउंड मतलब कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट एंगल है ये पूरा एक कंप्लीट राउंड अगर हो बच्चे, ध्यान से देखिए, तो कितने डिग्री? 360 डिग्री का कोण होता है। आ गई बात समझ में? अब समझिए, अगर हम यहां पर इसको सेंट्रल एंगल द्वारा दर्शाएं तो कुल उत्पादन जो होगा हमारा, डिग्री में अगर बोला जाए कुल उत्पादन, तो वो कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा, क्योंकि बच्चों यहीं से उत्पादन आपका दर्शाया जाएगा। ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, यहां पर θ3 हो गया और ये θ4। इसको थीटा कहते हैं। थीटा, ये क्या है? थीटा। कई लोग नहीं जानते हैं, ध्यान दीजिए। थीटा ग्रीक वर्ड है ये सब। थीटा एंगल को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, अगर हम सभी कोणों को जोड़ दें, केंद्रीय कोणों को, कितने डिग्री आएगा योग इसका? 360 डिग्री। अगर हम सेक्टर के परसेंटेज को त्रिज्यखंड के प्रतिशत को जोड़ दें तो वो कितना डिग्री आएगा आपका? बताइए। वो आएगा आपका, सॉरी, वो कितना परसेंट में आएगा? 100%। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर अगर कहना चाहें तो परसेंटेज में ये पूरी सर्कल 100% है, लेकिन डिग्री में ये पूरा कितने से रिप्रेजेंट होगा? 360 डिग्री से। मतलब 100% इक्वल टू क्या हो गया आपका? 360 डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहां से बोलें कि 10% क्या होगा, तो तुरंत आप बोलेंगे कि सर 36 डिग्री होगा, तुरंत आप बोलेंगे। अगर मैं बोलूं 1% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3.6 डिग्री होगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इन सब की आवश्यकता रहती है।
अगर मैं बोलूं यही 5% क्या होगा? 5%, तो आप बोलेंगे सर 18 डिग्री होगा। क्यों बच्चों? जब 10% 36 डिग्री है, निकालना आता है ना, 100% 360 डिग्री के, तो बच्चों 10% किसके बराबर? एक जीरो यहां से कटा, एक जीरो यहां से कटा। हमने सिखाया है कि किसी का भी 10% कैसे निकाला जाता है। सीधे सीधे क्या करिए, 10 से भाग। ये सब परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया है। खैर, जो परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो भी इन चीजों को समझेगा, ध्यान देगा। 10% आपका 36 डिग्री के इक्वल होगा, तो 10 का आधा क्या होता है? 5%। तो 5% किसके बराबर होगा? 18 डिग्री, 18 डिग्री के बराबर होगा। 1% की वैल्यू चाहिए तो 3.6 डिग्री के बराबर होगा। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा, ये रटने वाली कोई बात नहीं है। आइए, ये जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। एसएससी की परीक्षा 2016 में आया है और ऐसे ही प्रश्न आपको यूपीपीटी यूपीएसआई में मिलेंगे। ठीक है, ये पाई चार्ट है। अगर आपका 4-5 सेट बना है तो उसमें एक सेट में पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी में दूसरे से पूछ लिया जाएगा। समझिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें समझनी है। अब देखिए, ये प्रश्न है आपका, हर एक बच्चा देखे, क्वेश्चन सामने है। इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के उत्पादन के अंतर का अनुपात क्या होगा? हर एक बच्चा देखेगा। तो बच्चों, सारा काम हम परसेंटेज में ही लेके कर सकते हैं। तो वीट प्लस शुगर का जो टोटल उत्पादन है वो है 30% प्लस 10%, कितना हो गया? 40%। फिर उसके बाद चावल और चाय के उत्पादन का अंतर, राइस और टी का अंतर लेना है। राइस 55% प्रोडक्शन है और माइनस क्या हो जाएगा आपका? 5% हो जाएगा, तो कितना आएगा? 50% आएगा। तो देखिए, गेहूं और चीनी का जो कुल उत्पादन है वो 40% है टोटल का, और चावल और चाय के उत्पादन में जो अंतर है वो है 50% का। 55% चावल उत्पादित होता है और 5% आपका चाय का उत्पादन होता है, तो अंतर आया 50% का। तो हमसे पूछा गया है, बताइए इसी में अनुपात क्या होगा? देखिए, अनुपात निकालना है। तो अनुपात मतलब बच्चों क्या होता है बताइए? समान मात्रक की राशियों के बीच तुलना को प्रकट करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं, यही तो डेफिनेशन है। तो देखिए, वीट प्लस शुगर इज टू, इसको कहते हैं अनुपात का चिन्ह, इज टू राइस माइनस टी। ये माइनस का सिंबल यहां डिफरेंस बोला गया है, तो डिफरेंस का मतलब माइनस ही करना होता है, लेकिन बड़े में से छोटे को घटाना होता है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना होता है, लेकिन किसमें से? अंतर का मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 40:50। परसेंट से परसेंट कट गया तो क्या आया? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4:5 आ गया। हर एक बच्चा देखेगा, सीजीएल 2016 का पूछा हुआ सवाल है, टीयर 1 का है ये क्वेश्चन। तो यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिला। क्लियर है? अब बच्चों, इसको तो मैंने लिख के पूरा किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें यूपीपीटी और यूपीएसआई वाले बच्चों पे भी ध्यान देना है कि एक एक चीज उनको समझ में आए। समझ में आ रहा है? देखिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। सुधांशु, अंजलि, रोहित, संदीप, भानु, रोहित, प्रगति, रवि, अमन, उत्कर्ष, अंशिका, प्रीति, उत्कर्ष, अमन, प्रगति, सुनील, बहुत, विवेक गुप्ता, बहुत बढ़िया। हमें पता है बच्चे आंसर दे देंगे, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन पीटी वालों के लिए तो समझाना है ना। चलिए, ओरल हो सकता है ये क्वेश्चन? यस। ये क्वेश्चन क्या है आपका? पेन पेपर यूज नहीं करना है। इस सवाल का आपको उत्तर एग्जाम में कैसे देना था? ऐसे नहीं देना था, ओरल देना था। इसी फिगर का स्टडी करिए आप अच्छे से। आपका क्या क्या पूछा है? गेहूं और चीनी। तो गेहूं और चीनी कितना है? 40%। फिर उसके बाद चावल और चाय, चावल और चाय में अंतर कितना आ रहा है? 50%। तो इसी का रेशियो लेना है, तो 40-50 का रेशियो मतलब 4 और 5 का रेशियो आ गया। तो मेरे बच्चों, ये तो मैंने नए बच्चों के लिए लिख दिया, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है? ओरली करना है, मौखिक ही उत्तर देना है। मैक्सिमम प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में, यूपीएसआई और पीटी में जो आएंगे वो ओरल मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, और मैं कराऊंगा भी। सारे सवाल एग्जाम के आए हुए उठाए जाएंगे, सब आप बड़े आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए, अब आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है।
हर एक बच्चा देखेगा चावल, यह गेहूं है 30% है, और कोई सब में तो वाइट ही लगा है। फिर बहुत बेकार फिगर बना है बाबू, ऐसे कैसे चलेगा? हमें कल फिर सब नया पीडीएफ देना पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा। हाँ सब दिख रहा है, कलर चेंज कर दूं? गेहूं कितना है? 30%। वही फिगर है, सेम फिगर है, ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है? आंसर देख लीजिएगा, आंसर दिया है प्रतिशत में, मतलब आपको यह पता करना है कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत ज्यादा बताना है। आया समझ में? तो परसेंटेज का यह क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, 100 में चावल और चाय कितना उत्पादित हुआ है? 100 में चावल 55 और चाय 5, यानी कि 60 उत्पादित हुआ है। अगर 100 किलोग्राम कुल उत्पादन है तो चावल का उत्पादन 55 किलोग्राम और चाय का उत्पादन 5 किलोग्राम है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां लिखेंगे राइस प्लस टी, 55 और 5 कितना बच्चों? 60 हो गया। 60 किलोग्राम भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो उत्पादन है गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है? गेहूं यानी कि वीट, वीट का जो उत्पादन है वो कितना है? 30 है। 30% का मतलब 30 बोलिए। तो बच्चों कितना ज्यादा है? प्रतिशत अधिकता निकालनी है, अधिकता। तो ध्यान से देखिए, चावल और चाय का उत्पादन 60 है, तो गेहूं का उत्पादन क्या है? 30 है। चावल और चाय का उत्पादन गेहूं से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। इसी चीज को आपको प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में यह तुलना करना बताया जाता है कि 30 ज्यादा है। पूछिए किससे? बताइए, इसी 30 से। तो क्या हो गया? 30 बटा 30 गुणे 100, यानी कि कितना अधिक है? बताइएगा। 100% अधिक है। आया समझ में? 100% अधिक है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, लापरवाही कोई नहीं करेगा। सारे आंकड़े तो फट ही रहे हैं बाबू, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। हाँ इसे यहां से सेट करिए ना, आप तुरंत सेट करिए इसको, भले मेरा चेहरा काला कर दीजिए लेकिन आंकड़े साफ दिखने चाहिए। चलिए आइए बच्चों, देखिए क्या इस सवाल को आप इस तरह से लिख के करेंगे? नो, नेवर। कैसे होगा बच्चों? ये भी क्वेश्चन होगा ओरल, ये भी क्वेश्चन ओरल है। कैसे? आपका चावल और चाय का उत्पादन 55 हो गया, गेहूं का उत्पादन यही देखिए 30 है, सॉरी 55 और 5 60 हो गया, गेहूं का उत्पादन 30 है। तो बच्चों 60 30 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो 30 ज्यादा किस पर? इसी 30 पे ना, तो हो गया ना 100%। तो डायरेक्ट आंसर कैसे दिया जाएगा? ओरल। लगाना नहीं है, ओरल देखकर ही बोलना है, आंसर देना है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है? चलिए, गेहूं प्रतिशत, हर एक बच्चा देखेगा, गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण, ये जो बात लिखी गई मध्य कोण, जनरली पेपर जो बनता है वो आपका इंग्लिश मीडियम में बनता है, बाद में ट्रांसलेट होता है। तो इस सेंट्रल एंगल को उसने मध्य कोण बोल दिया है। मतलब आप क्या समझेंगे कि केंद्रीय कोण की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? केंद्रीय कोण। इसने इसको ट्रांसलेट करके मध्य कोण बोल दिया, लेकिन जनरली हर जगह क्या दिखाई देगा आपका? ट्रांसलेटर ने ये काम किया नहीं तो हर जगह आपको केंद्रीय कोण दिखेगा, या तो त्रिज्यखंडीय कोण लिखा रहेगा, त्रिज्यखंडीय कोण या केंद्रीय कोण। आइए, पूछा गया गेहूं प्रतिशत का, पूछा गया है त्रिज्यखंडीय कोण या केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुल उत्पादन 100 डिग्री, सॉरी 100%, तो डिग्री में कुल उत्पादन 360 डिग्री। बताइए, है ना बच्चों? तो बच्चों 10% किसके बराबर? 36 डिग्री के। हर एक बच्चा देखे, 10% किसके बराबर? 36 डिग्री के। आपसे पूछा गया है गेहूं प्रतिशत
जो कि 30% है, इसी का सेंट्रल एंगल। तो यानी कि आपसे पूछा गया 30% को आप कन्वर्ट किस में करिए, बताइए। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो 10 में किससे गुणा, 3 से। तो यहां भी किससे गुणा, 3 से। तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। या ऐसे भी कर सकते थे, 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 30/100 होगा। 30% का मतलब 100 में 30, तो 30/100 ये आपका 30% का फ्रैक्शन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको डिग्री में बदलने के लिए 360 से क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, 360 से गुणा। कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। ऐसे भी बोल सकते हैं, किताबों में ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, किताबों में ऐसे ही लिखा रहेगा। 30% को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 30/100। 30% का मतलब 30/100 ही तो होता है फ्रैक्शन। और गुणे क्या हो गया आपका, 360 डिग्री कर दीजिए, सीधे आ जाएगा 108 डिग्री। चाहे ये चाहे ये। मेरे बच्चों अब बताइए, क्या इस सवाल को आप इस तरह से करेंगे, हलवा है हलवा, ओरल खाइए ओरल। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखिए, ओरल होगा ये क्वेश्चन। डायरेक्ट बोल सकते हैं आप कि 100% जो ये पूरी वैल्यू है कितने डिग्री के बराबर होती है, ये पूरा आपका कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो ये पूरा 100% 360 डिग्री के बराबर। तो 10% 36 डिग्री के बराबर। वीट यानी कि गेहूं का पूछा है, तो बच्चों सीधे सीधे 30% है तो 10 का 3 गुना करिए, तो 36 का भी 3 गुना हो जाएगा। तो 36 गुना 72 दिया, 108। सीधे सीधे 108 डिग्री आ गया आपका। क्लियर है, ऐसे होगा ओरल। पेन नहीं उठाना है किसी भी बच्चे को। आइए चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। हर एक बच्चा देखे, सीजीएल 2016 का यह सवाल है। चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन 5 लाख किलोग्राम है। देश में चावल का उत्पादन कितना है। तो बच्चों क्या करना है आपको, इस 5 लाख का चावल का उत्पादन चाहिए ना, राइस। ध्यान से देखिए, तो इस 5 लाख का आपको कितने प्रतिशत निकाल देना है, 55%। कितना आएगा, 2,75,000 किलोग्राम। अब बताइए, क्या लिख के ऐसे करेंगे, क्या लिखकर ऐसे किया जाएगा एग्जाम में। आप 5 लाख का 55% ऐसे निकालने जाएंगे, पेन पेपर का यूज करेंगे। जो यूज करेगा उसको सिलेक्शन लेने में परेशानी होगी। इतने छोटे छोटे सवाल ओरल कैसे करेंगे बच्चों, ओरल देखिएगा, सबको पता है ये परसेंटेज निकालना। देखिए, आपका 5 लाख का आपको निकालना है 55%। ब्रेक कर लीजिए, 55% का मतलब 50% प्लस 5%। तो 5 लाख का 50% हो गया 2.5 लाख हो गया। फिर 10% हो गया आपका 50,000। फिर 5% यानी कि 10 का आधा, तो सीधे क्या हो गया 25,000। तो 2.5 लाख में 25,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2,75,000। यह आपका डायरेक्ट आंसर बनेगा। आपको ऐसे करना है, ये बहुत नीचे हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना है कि आगे जो पीपीटी बने ये ऊपर जाए। बहुत नीचे हो रहा है, ठीक है अशफाक सर, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे करना है बच्चों। अब आ जाइए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, नया सवाल आ गया दूसरे नंबर का। इसमें कितना था, एक क्वेश्चन में कितने सवाल थे, 4 सवाल थे, सही है। अब आइए दूसरे सवाल में आइए। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का ये भी सवाल है। एग्जाम के आए हुए सवाल ही हम आपको कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक दिन में एक छात्र के विषयों के अध्ययन समय को दर्शाया गया है। क्लियर है, स्टडी टाइम किसी स्टूडेंट का कितना है वो इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ध्यान से देखिएगा, और पाई चार्ट का अध्ययन करके, अच्छे से अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पाई चार्ट ये सामने है, अध्ययन हम यहां करेंगे। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के साथ ही है ये ना, यही अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत नीचे हो गया। इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। तो छात्र ने भौतिकी यानी कि फिजिक्स की पढ़ाई कितने समय में की है। ध्यान से देखिएगा, ये जो पाई चार्ट है, कितने विषय हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 विषयों में
कितना कितना टाइम स्पेंड किया गया है उसकी स्टडी में इस पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। परसेंटेज से सेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, त्रिज्यखंड को यहां परसेंटेज प्रतिशत से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पूरा जो स्टडी टाइम होगा परसेंटेज में कितना होगा, 100% होगा। क्लियर है? उस 100% में मैथमेटिक्स में 30% टाइम दिया गया है, 100 में 10% ज्योग्राफी में दिया गया है, उसी 100% में आपका 15% हिस्ट्री में दिया गया है, अदर्स जो दूसरे सब्जेक्ट है उस पर 10% टाइम दिया गया है, फिजिक्स यानी कि भौतिकी उस पर टाइम दिया गया है 20%, और केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र इस पर दिया गया है 15%। तो हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, तो छात्र ने भौतिकी की पढ़ाई में कितना समय दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज से ही ये रिलेट हो जाएगा। ये जो घंटे वाली चीज है कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होगी, इतिहास यानी कि हिस्ट्री और रसायन यानी कि केमिस्ट्री। तो हिस्ट्री केमिस्ट्री में कितना परसेंट जा रहा है, हिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए 15 15 30%, ध्यान दीजिएगा 30% आपका गया, हर एक बच्चा देखे 30% जा रहा है केमिस्ट्री और हिस्ट्री में। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 4 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है बच्चों 9/2 घंटे, 4.5 घंटा, 4.5 घंटा का मतलब 9/2 घंटा बोल सकते हैं कि नहीं। तो पूछा गया भौतिकी में कितना टाइम दिया, भौतिकी यानी कि बच्चों 20%, भौतिकी यानी कि कितना 20%। तो सुनिएगा ध्यान से, तो यहां क्या करेंगे 10% निकाल लेंगे। तो 10% निकालने के लिए रिलेट करिए, 1% नहीं निकालेंगे 10% निकालेंगे। तो 10% कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी क्या होगा डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चों क्या आ जाएगा 3/2 आवर्स आ जाएगा, 1.5 घंटा आया। तो बच्चों भौतिकी में जो परसेंटेज है टाइम स्पेंड का वो है 20%, तो 10% हो गया 3/2 के, तो 20% किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/2 इंटू 20 मीन्स, एक मिनट बच्चों, सॉरी इंटू 2 करना है, तो इंटू 2 केवल होगा। हर एक बच्चा देखेगा भाई 10% में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20%, तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 3 आवर्स आ गया। यह आपका आंसर है 3 आवर्स। लीजिए, केमिस्ट्री और हिस्ट्री में 4.5 घंटे का समय दिया है छात्र ने, उस स्टूडेंट ने। तो फिजिक्स में कितना समय दिया ये पूछा गया है। केमिस्ट्री और हिस्ट्री का परसेंटेज सम देखेंगे, प्रतिशत का योग अगर देखा जाए तो 30% आ रहा है, और रियल में जो टाइम दिया गया है क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो 4.5 घंटे है। तो क्या मेरे बच्चों ये 30% 4.5 आवर्स के बताइए इक्वल होगा, निश्चित रूप से इक्वल होगा। 4.5 का मतलब हो गया 9/2 आवर्स, तो 30% इज इक्वल टू 9/2 आवर्स। अब 20% की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों 20% ओरल निकालने के लिए क्या करेंगे 10% निकाल लेंगे, बहुत आसान है 10% निकालना। इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 आवर्स आ जाएगा। 10% का मतलब 3/2 आवर्स। तो बच्चों 20% यानी कि 10% का 2 टाइम्स दुगना, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 आवर्स आ गया। क्या मेरे बच्चों इसको लिख के करना पड़ेगा, आप बता दीजिए हमें, क्या लिख के करना पड़ेगा, नो नहीं। यह भी सवाल कैसे होगा ओरल, पैटर्न यही होगा, पैटर्न यही है ओरल करने का, लेकिन लिखेंगे नहीं, आप क्या कर लेंगे सीधे सीधे ओरल कर लेंगे माइंड कैलकुलेशन कि 30% इक्वल टू 9/2, तो 10% यानी कि 3 से डिवाइड होगा तो 9 में 3 का डिवाइड हो गया तो 3/2 आ गया। तो अब 20% यानी कि 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, तो 10 दूना 20, तो 3/2 दूना बताइए 3 घंटे। तो 3 घंटे का समय किसमें लगेगा बच्चों, भौतिकी में। भौतिकी की पढ़ाई उस स्टूडेंट ने 3 आवर्स तक की है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये सीजीएल टीयर 1 2016 का ये भी सवाल है, मेंस के भी क्वेश्चन आएंगे अभी, देखिए ध्यान से। थोड़ा टाइम दूंगा मैं इस पे आराम से कि हर प्रकार के बच्चे समझ लें। इतना ऑफलाइन में समय नहीं दिया जा सकता है जितना यहां दे सकते हैं, देखिएगा। और ऑफलाइन में फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, वहां ये बोर्ड होता नहीं। खैर अब इस बार सभी क्लासेस में ऑफलाइन में डिजिटल बोर्ड का यूज किया जाएगा। अब मेरी आदत बन गई है, पहले तो डिजिटल बोर्ड होने के बावजूद नहीं पढ़ा रहा था, मैं नॉर्मल बोर्ड में ही पढ़ा रहा था। अब मैं सारी क्लासेस में सब इंस्टॉल कराऊंगा डिजिटल बोर्ड, कोचिंग खुल जाए बस। देखिए प्रश्न है हमारा दूसरा, सामने है, ध्यान से देखिएगा। यदि छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे की तो उसने भूगोल की पढ़ाई कितने समय की। वेरी गुड। रसायन यानी कि केमिस्ट्री
का पढ़ाई का परसेंटेज है 15%, यही इक्विवेलेंट किससे होगा? 3 आवर्स से। बताइएगा। तो भूगोल का परसेंटेज क्या है? जियोग्राफी 10% है कि नहीं बच्चों? बताइएगा। तो 5% 3 आवर्स से, तो अगर डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो क्या आएगा? 5% आएगा। बच्चों हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा है, जो भी जितना परसेंट हमें निकालना है, हमें 10% की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 15% को ऐसे ब्रेक करते हैं कि एक ऐसा फिगर मिल जाए जिसका मल्टीपल 10% हो जाए। सुनिएगा, हम 15% को इस तरह से ब्रेक करते हैं, ये ओरल प्रारूप है। वैसे तो नॉर्मली आप 15% 3 घंटे के बराबर, तो 10% बराबर 3/15 गुणे 10 कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 10% किसके बराबर? सीधे लिखेंगे 3/15 गुणे 10, तो ये 5 हो गया और ये 2, कितना आ गया? 2 घंटे आ गया। आप कहेंगे सर ऐसे कर लीजिए। मेरे बच्चों इसमें पेन उठा रहे हैं, आप पेन नहीं भी उठा रहे हैं, ओरल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ओरल हो सकता है ऐसे भी। भाई 3/15 गुणे 10, सीधे सीधे 3 5 15, 5 दूना 10 हो गया आपका ये। लेकिन नहीं, थोड़ा हम लोग आदत ये वाली बना लेंगे कि भाई 5% सॉरी 10% की हमको यहां से 15% से 10% की वैल्यू चाहिए, तो हम 5% को इस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि उसी के मल्टीपल, उसी के गुणज में 10% आता हो। तो ओरली करना बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को। क्या मैंने बोला? देखिए 15% की वैल्यू दी गई है, ध्यान दीजिएगा, 15% की वैल्यू दी गई है, 10% की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस 15% को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जो भी हमारा ब्रेकअप है, जो भी हमारा ब्रेक करने के बाद नंबर निकल के आ रहा है, उसके मल्टीपल में 10% आ जाए। तो हम इसको बच्चों 15% को 5% ला सकते हैं ब्रेक करके, 3 से डिवाइड करेंगे, ब्रेक हो जाएगा, 5% आ जाएगा। और फिर 5 का ट्वाइस, 2 टाइम्स, दुगना क्या होता है? 10% आंसर। तो 5% की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो कितना आएगा बताइए? 1 आवर। तो 10% का मतलब क्या बताइए? दुगना बच्चों, तो क्या आएगा? 2 आवर्स आ गया। ये ओरल के लिए मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे थोड़ी सुविधाएं रहेंगी आपको। आ रही बात समझ में? चलिए, काफी सारे बच्चे समझ रहे हैं, आराम आराम से मैं बता रहा हूं, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करे, मुझे बताए। काफी सारे कमेंट आ चुके हैं। ठीक है, आइए चलिए। गुरुजी 2 घंटा, 2 घंटे, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। कुछ सेकेंड्स में भी आंसर दे रहे हैं, जबकि आंसर क्या है? आवर्स में है, तो 2 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। सही है। आइए 3rd नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा सवाल है हमारा। तो मेरे बच्चों क्या इसको आप पेन पेपर यूज करके करेंगे? नहीं, यहीं देखिए, यहीं ओरल करिए कि 15% बराबर 3 घंटे के, तो 10% किसके बराबर होगा? तो 15 का 5 करेंगे तो वो 1 घंटे के बराबर होगा, 5 का दुगना करेंगे 10, 10 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। या नॉर्मली भी ऐसे जो बच्चे आदत है जिनकी, सीधे वो लिखेंगे सीधे सीधे कितना? 3/15 गुणे 10, ऐसे भी कर लेंगे, उनका वो भी आएगा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटा कैलकुलेशन है। आइए 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये सब सीजीएल 2016 टियर 1 के क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखे, एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। यदि छात्र ने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की हो तो उसने गणित की पढ़ाई कितने समय में की है? तो बच्चों 10 घंटे पूरी पढ़ाई किया है छात्र ने, तो 10 घंटे जो है वो परसेंटेज में किसके इक्विवेलेंट है? 100% के। यहां सेक्टर परसेंटेज देखा जाए, सेक्टर में बांटा गया है, अलग अलग पढ़ाई के समय को त्रिज्यखंडों में बांटकर प्रदर्शित किया गया है, तो सभी त्रिज्यखंडों के परसेंटेज को अगर हम ऐड करें तो वह आएगा 100%, और 100% ही हमारी टोटल पढ़ाई का समय होगा, हमारी नहीं, उस छात्र के। और रियल में जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है? 10 आवर्स है। तो मेरे बच्चों ये 100% जो है वो इक्विवेलेंट टू किसके होगा? 10 आवर्स के। बताइएगा। तो पूछा गया गणित, मैथमेटिक्स में कितनी समय तक उसने पढ़ाई करी है? तो ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा समय दिया है 30%, वेरी गुड। तो बच्चों 10% किसके इक्विवेलेंट बताइएगा? 1 आवर के होगा। तो अगर इसका हम 3 टाइम कर देंगे तो 30% आ जाएगा कि नहीं? बताइए, तो कितना हो गया बोलिए? सीधे 3 आवर्स। ठीक, ओरल है, ओरल है, 100% इज इक्वल टू 10 आवर्स। बताइएगा, 10% इज इक्वल टू आपका 1 आवर, 30% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 आवर्स। ये आपका आंसर है, ओरल है। अब आ जाइए
आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी में सारे सवाल ओरल ही करने हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि छात्र अन्य विषय पढ़ने में 10% के बजाय 15% समय लगाता है, अन्य विषय यानी कि अदर्स की बात कर रहा है, अदर यानी कि अन्य विषय, यह अदर यानी कि अन्य विषय, 10% पढ़ने के बजाय 15% पढ़ने लगे और यह समय व गणित पढ़ने के निर्धारित समय में से निकालता है, मतलब जो 5% बढ़ा रहा है वो कहां से खींच के ला रहा है, मैथमेटिक्स से ला रहा है, गणित से ला रहा है बच्चों। तो पूछा गया है यदि उसने प्रतिदिन 20 घंटे पढ़ाई की हो तो प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर क्या होगा। तो सुन लीजिएगा, यहां हो जा रहा है 15% और यहां हो जाएगा 25%। हर एक बच्चा ध्यान दे, पहले था गणित पढ़ने का समय 30%, जब ये अदर को 5% बढ़ा देगा तो कहां से खींच के लाएगा वो समय, गणित वाला काट के लाके अदर सब्जेक्ट पे लगा रहा है, तो गणित का हो गया 25%। तो बच्चों 5% डाउन हुआ, वही अंतर पूछा गया, गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना है। तो अंतर क्या है बच्चे, पहले और अब का अंतर ही है, कितना 5%। कितना है 5%। पहले 30% टाइम देता था, अब मैथमेटिक्स में 25% दे रहा है, यानी कि 5% का क्या हो गया, कमी हो गई है। यही अंतर है पहले और अब में, इसी 5% की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है, टोटल टाइम जो है 20 घंटे पढ़ाई की है उसने, तो यह 100%, या डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक बच्चा देखे, आप सीधे 20 आवर्स का क्या निकाल लीजिए, 5%, कितना होगा बताइए, बोलिए 1 आवर आएगा बच्चे। क्या ये ओरल नहीं हो जाएगा, क्या ये ओरल नहीं हो रहा है, आराम से ओरल हो रहा है। चलिए अब आ जाइए, तीसरा सवाल आपके सामने आ गया, थर्ड क्वेश्चन, हर एक बच्चा देखेगा। अब देखिए अब क्या है, सवाल मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने है। यहां दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेल गतिविधियों पर एक देश का खर्च दिखाता है। आ गई बात समझ में, अलग अलग खेल गतिविधियां हैं, अलग अलग प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं, तो उस पर खर्च कितना हो रहा है उसको ये पाई चार्ट दर्शा रहा है। रेखा चित्र का अध्ययन करें, यानी कि पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष के दौरान रेखा, इसको ठीक है लिखा है रेखा चित्र, लेकिन समझिएगा ये डायग्राम की बात कर रहा है, पाई चार्ट लिखना चाहिए था। क्लियर है सारे बच्चों को, ये पाई चार्ट है, ध्यान से देखिएगा, लिखने में लिख देता है। और प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष के दौरान खेल पर खर्च की गई कुल राशि 20 लाख रुपए। हर एक बच्चा देखे, यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है जिसका एग्जाम 17 में हुआ था। अभी भी वो वैकेंसी लटकी हुई है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, लोगों ने ट्रेनिंग पूरी कर ली, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट घर पे बेचारे बैठे हुए हैं। तो चलिए, पता नहीं कब फाइनल होगा, कुछ भरोसा नहीं है, और ये वैकेंसी आपकी होने जा रही है यूपीएसआई वाली। तो चलिए, यूपीएसआई 2016 का सवाल आपके सामने है, किसी देश का अलग अलग जो खेलों पे होने वाले खर्च को इस पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। ध्यान से देखिएगा, रेखा चित्र लिखा है, लेकिन है ये क्या आपका पाई चार्ट। हर एक बच्चा ध्यान देगा, वृत्त चित्र है, वृत्त चित्र है बच्चों, ध्यान से देखिए। कुल राशि 90 लाख रुपए खर्च की गई है, 90 नहीं 20 लाख रुपए खर्च की गई है। तो अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए पहले प्रश्न पे आइए। ध्यान से देखिए, यदि साल भर में खेल पर खर्च की गई कुल राशि 90 लाख है, देखिए वहां 20 लाख लिखा था, लेकिन अब हम कंसीडर क्या करेंगे, 90 लाख को कंसीडर करेंगे। आगे बात समझ में, किसको कंसीडर किया जाएगा, 90 लाख। कुल खर्च खेल पे उधर 20 लाख दिया था, जब क्वेश्चन का कंडीशन हम पढ़ रहे थे, निर्देश इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, तो वहां पर 20 लाख खर्च दिया था, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में दे दिया है अगर 90 लाख कुल खर्च हो रहा है और विभिन्न श्रेणियों के बीच वितरण का प्रतिशत वही रहे, तो तीरंदाजी पर खर्च की गई राशि निशानेबाजी से कितना अधिक है। यही है बच्चों। तो तीरंदाजी पे बच्चों यहां देखिए, अब ये जो दिया गया है केंद्रीय कोण पर आधारित दिया गया है। ध्यान से देखिए, यहां का कोण क्या है 60 डिग्री, यहां का कोण क्या है 40 डिग्री, यहां का कोण क्या है 55 डिग्री, यहां का कोण 70 डिग्री, यहां का कोण 40 डिग्री, यहां का कोण 45 डिग्री और यहां का कोण 50 डिग्री। आप सबको ऐड करके देखिए क्या 360 डिग्री आ रहा है। यस, 360 डिग्री आ रहा है बच्चों। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो यहां परसेंटेज में फिगर नहीं दिया गया है, यहां डिग्री में दिया गया है। तो डिग्री में टोटल खर्च का मतलब
360 डिग्री। ये पूरा 360 डिग्री होता है। डिग्री में टोटल खर्च का मतलब 360 डिग्री, परसेंटेज में टोटल खर्च का मतलब 100%। तो ध्यान से देखिएगा, तीरंदाजी पर खर्च की गई राशि निशानेबाजी से कितना अधिक है। तो अधिकता देखते हैं कितना है। अधिकता देखिएगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, हम डिग्री वाले से ही अधिकता देख लेंगे। तो तीरंदाजी पे कितना है 60 डिग्री, और निशानेबाजी पे बच्चों कितना है 40 डिग्री। तो 60 डिग्री में से 40 डिग्री आप घटा देंगे तो कितना अधिक है 20 डिग्री अधिक है। मतलब तीरंदाजी पे जो खर्च हुआ है निशानेबाजी के खर्च से 20 डिग्री अधिक है। 20 डिग्री अधिक है। तीरंदाजी पे जो खर्च हुआ है निशानेबाजी पर हुए खर्च से 20 डिग्री 20 डिग्री अधिक है। तो बच्चों रुपए में कितना अधिक है यही निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। तो किताबों में कैसे सोल्यूशन होता है, 20/360 और गुणे क्या, कुल खर्च क्या है 90 लाख, ऐसे रहता है। कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 90 लाख है ना, हाँ ठीक है। तो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा बच्चों 5 लाख, सही है। यह आ गया आपका अधिकता 5 लाख रुपए अधिक। हर एक बच्चा देखिए, कहीं कहीं तो ऐसे रहता है, इस तरह से भी हमारे बच्चे दिमाग लगाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले तीरंदाजी का 60 डिग्री निकाल लो, फिर रुपए में निकालते हैं, फिर निशानेबाजी का 40 डिग्री निकाल लो रुपए में, और तब जाकर वो घटाना शुरू करते हैं दोनों को। ये तरीका उचित नहीं होता, समय की बर्बादी है। रुपए पे मत खेलिए, पहले जहां डिग्री और परसेंटेज है आदत डाल लीजिए, पहले उसी को उठाइए। डिग्री में ही देख लीजिए कितना अधिक है, तो वो 60 तो वो 40, तो 20 डिग्री अधिक है। अब 20 डिग्री का मतलब क्या बच्चों, कितने रुपए, तो वो कैसे कन्वर्ट होता है 20/360 गुणे 90 लाख। अब सुनिए ध्यान से, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरा ये 360 डिग्री जो है हमारा किसके इक्विवेलेंट है, कितना हो गया, एक ज्यादा हो गया, देखिए क्लियर है बच्चों। 360 डिग्री बराबर 90 लाख के। तो इसके बाद हमारा निकालना है कितना 20 डिग्री 20 डिग्री। तो वो क्या करेंगे 20 डिग्री बराबर निकालने जाएंगे बटा 360 करेंगे और गुणे 20 करेंगे, कहेंगे सर आ गया 5 लाख, कहेंगे सर आ गया 5 लाख। मेरे बच्चों ये तरीका उचित नहीं होता, आया समझ में, इस तरीके से क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, सुनिएगा, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं, इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। मैं मिटा रहा हूं इसको, ऐसे नहीं करना होता इसको। आप देखिए जो 20 डिग्री है 20 डिग्री का फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन क्या होगा, भिन्न क्या बनेगा। देखिए ये 20 डिग्री है कितने में 360 में, तो यही फ्रैक्शन हुआ। कहीं लिखा है 15%, तो आप फ्रैक्शन बनाते हैं ना 15/100, 100 में 15, फिर कटा के इसको बोल देते हैं 3/20, बोलते हैं कि नहीं। उसी तरह से बच्चों यहां टोटल का मतलब 360 डिग्री है, तो उसमें 20 डिग्री निकालना है। तो 20 डिग्री 360 का कितना भाग हुआ, फ्रैक्शन में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है 20/360, 20/360 सीधे कितना आ जाएगा ये 1/18। यानी कि जो अधिकता है वो डिग्री में तो 20 डिग्री है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या है 1/18 है। फ्रैक्शन में क्या है 1/18 है, समझिएगा। डिग्री में वो 20 डिग्री है अधिकता, लेकिन 20 डिग्री को फ्रैक्शन में बदलना सीखिए, तो 20/360, तो क्या बोलेंगे 1/18 अधिक है। तो तुरंत ओरल निकाल लेंगे 90 लाख का 1/18 कितना आएगा, 18 5 90, कितना आ गया बच्चों 5 लाख। क्लियर है, 1/18 90 लाख का कितना आएगा 5 लाख आ गया कि नहीं, बता दीजिए। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। तो ये सवाल इसके आधार पे ओरल हो जाएगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो सीधे आप 90 लाख का 1/18 करेंगे तो कितना आ गया 5 लाख। तो ये भी सिस्टम बच्चों ओरल ही है, सीखिए।
नॉर्मली कुछ बच्चे क्या पहले तो अधिकता निकाल लिया ऐसे, कुछ लोग तो एकदम जाहिलों की तरह, अनपढ़ों की तरह निकालते हैं। कहते हैं सर 60 डिग्री निकालूंगा मैं रुपए में और 40 डिग्री भी निकालूंगा रुपए में, फिर घटा दूंगा आ जाएगा अधिकता। बच्चों बहुत बेकार तरीका है, छोटे छोटे क्लास 2 3rd वाले बच्चे करते हैं। आपको क्या करना है, अगर डिग्री वाला फिगर दिया है तो उसी में सारा खेल खेल लीजिए, परसेंटेज वाला फिगर दिया परसेंटेज में सारा खेल खेल लीजिए, रुपए की बात तो बाद में करिएगा। तो डिग्री में कितना अधिक है, 20 डिग्री अधिक है, ध्यान से देखिएगा। और ये पूरा हमारा 360 डिग्री होता है टोटल खर्च के, यानी कि 90 लाख के। तो 360 डिग्री 90 लाख के बराबर, तो बच्चों हमारा 20 डिग्री किसके बराबर, 5 लाख के। ये कैलकुलेशन का तरीका हो गया, लेकिन बेकार है। आपको करना क्या है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना है। कभी भी ऐसा कोई कैलकुलेशन आए तो किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 डिग्री का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे बच्चों, 20 डिग्री का फ्रैक्शन होगा 20/360। जैसे आप अगर 20% होता तो 20% का फ्रैक्शन क्या बनाते हैं, 20/100 बनाते हैं। उसी तरह से 20/100 का मतलब क्या, 100 में 20, और तो 20 डिग्री का क्या होगा, 360 में 20, तो 20 बटा क्या हो गया, 360 हो गया। क्लियर है। तो फ्रैक्शन बनेगा 1/18 का। तो बच्चों 1/18 अधिकता है, 1/18 अधिक है, तो 1/18 का मतलब रुपए में कितना होता है, 1/18 गुणे 90 लाख कर दीजिए, 5 लाख आ गया, 18 5 90, सीधे सीधे आंसर आ गया। क्लियर है। तो ऐसे करेंगे। तो मेरे बच्चों एकदम शक ना करिएगा कि ये सवाल ओरल नहीं होगा, यूपीएसआई का सवाल है, निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, पहला सवाल आराम से कर लेंगे आप ओरल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेन तक नहीं छूना है, देख के आंसर देना है। ऐसा सवाल यूपीएसआई और हर एग्जाम में आना है। अगर आपका 5-6 सेट बना है, 8 सेट बना, तो उसमें एक सेट में तो आपके पाई चार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन आजकल फैशन में सबसे ज्यादा किससे पूछा जा रहा है, बार वाले से। आइए चलिए देखिए, देखिए डिस्कस थ्रो एवं जिम्नास्टिक दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि और आइस हॉकी और शतरंज दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि के बीच अनुपात क्या है। देखिए ये डिस्कस थ्रो हो गया और ये हो गया जिम्नास्टिक। बच्चों हर एक बच्चा ध्यान दे, इस पर जो परसेंटेज में, सॉरी डिग्री में खर्च किया गया है वो कितना है, कितना है बच्चों, डिस्कस पे 40 है और जिम्नास्टिक पे कितना है, 70 डिग्री है। टोटल कितना हो गया, 110 डिग्री। सारा गेम खेलिए डिग्री में 110 डिग्री। और सुनिए, आइस हॉकी और शतरंज, चेस बच्चों, तो इस पे जो खर्च हुआ है वो क्या है बच्चों, आइस हॉकी पे 55%, सॉरी 55 डिग्री, और चेस पे बताइए, शतरंज पे 45 डिग्री। कितना आया, आ गया 100 डिग्री। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से, कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसी का रेशियो पूछा गया है, अनुपात। तो क्या होगा, 110 और 100, तो कितना आया, 11:10 का अनुपात आ गया। यह है आपका डिस्कस थ्रो और जिम्नास्टिक, और यह है आपका आइस हॉकी और शतरंज। इन्हीं का अनुपात निकाल लिया, यही हमसे पूछा गया है। इन दोनों का रेशियो लीजिए खर्चों का, तो खर्चों का ये रेशियो ले लिया। ये जो खर्च हमने लिया है डिस्कस थ्रो और जिम्नास्टिक का, वो डिग्री में लिया है। ये जो हमने खर्च लिया है आइस हॉकी और चेस का, वो भी डिग्री में लिया है। तो बच्चों रेशियो लेना है तो डिग्री डिग्री वाले से भी तो निकल आएगा, कि रुपए में निकालना जरूरी है, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आपका आ गया 11 और 10 का। यूपीएसआई 2016 का ये सवाल है। सबको समझ में आ रहा है, यूपीपीटी और यूपीएसआई वाले बताइएगा, आ रहा है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद अगला, क्या ये सवाल ओरल नहीं हो सकता था, आप बोलिए, क्या लिखना जरूरी था, ये भी तो ओरल है, बता दीजिए आप लोग, आराम से ओरल हो जाए। जितने सवाल ओरल लग सकते हैं, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन से लगे, चाहे डिजिटल सम से लगे, चाहे आपका कॉमन सेंस से लगे, हम वो सारे आपको सिस्टम बताएंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं डीआई में, बहुत ज्यादा। अभी तो ये शुरुआत है, इसलिए आराम आराम से लेके चल रहा हूं। चलिए आइए ध्यान से देखिए, बच्चों को आसान लग रहा है इसलिए बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इजी तो है ही। लोग सोच रहे हैं समय क्या दिया जाए इस पर। आइए देखिए, जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि, तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। लीजिए, जिम्नास्टिक बच्चों, जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग, हिंदी में लिख दें, कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी।
जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी दोनों पर मिलाकर डिग्री में खर्च कितना हुआ है बताइएगा। 70 डिग्री और प्लस 50 डिग्री कितना आया? 120 डिग्री। ये इन दोनों पे खर्च है। और तीरंदाजी और निशानेबाजी, इनमें दोनों पे मिला के कितना खर्च हुआ है? तीरंदाजी पे 60 डिग्री और निशानेबाजी पे बताइए 40 डिग्री। तो कितना आ गया? 100 डिग्री आया कि नहीं बताइए। अब पूछा गया यही आपसे कि जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी पर जो खर्च हो रहा है उसको मिला दिया जाए, तो ये मिला जुला जो खर्च है तीरंदाजी और निशाने पर जितना खर्च हुआ है उससे कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? रुपए रुपए की जरूरत नहीं हमको, एकदम हम डिग्री में ही देख लेंगे भाई। 120 डिग्री ये इन दोनों पर खर्च हुआ है और ये 100 डिग्री इन दोनों तीरंदाजी और निशानेबाजी को मिलाकर खर्च हुआ है। तो बताइए आपका जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी का खर्च 20 डिग्री ज्यादा है ना? 20 डिग्री ज्यादा है। किससे मेरे बच्चों? 100 से। तो प्रतिशत अधिकता सीधे सीधे 20% हो जाएगी। परसेंटेज में आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी चीज की तुलना अगर 100 से करते हैं तो रिजल्ट उतना ही प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत अधिकता क्या हो जाएगी बताइए? 20%। 20 डिग्री का मतलब क्या? 20% हो गया। क्लियर हो गया? 20 डिग्री किस पर मेरे बच्चों? 100 पे। 20 डिग्री ज्यादा है, 100 पे ही तो ज्यादा है। तो बच्चों सीधे सीधे रिजल्ट देंगे 20%। हो गया ये। जरा देखिए रेगुलर आगे पढ़िए आप लोग। देखिए बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। सत्यम, रोशनी, शिवम, अजीत, संगीता, सुखेंद्र, नित्या, सोनम, उत्कर्ष, पूजा, उपेंद्र, अमन, पंकज, सत्यम, विवेक, मोहनलाल, भानु, शिवांशु, विवेक, नित्या, उज्जवल राय, शिवांश, उत्कर्ष, प्रगति, राजावत, पूजा, अमन। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर आपका न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 26-27 जून। मेरे बाबू मंडे से सुनिए, मेरा नया बैच, थोड़ा जानकारी दे दूं, मंडे से आपको ये सूचना दी गई होगी कि परसेंटेज से बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गई, हमने अपने स्टाफ को गलत सूचना दे दी। मेरे बच्चों फ्रेश न्यू बैच जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं रेशियो प्रपोर्शन से, क्योंकि पहले रेशियो प्रपोर्शन आपको पढ़ना अनिवार्य है। पहले आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे तो रेशियो का यूज हर टॉपिक में होता है, तुलना करना सीखेंगे, रेशियो वाली चीजें समझेंगे। तो यही हमारा अब पुराना सिस्टम गया कि फ्रेश न्यू बैच परसेंटेज से। फ्रेश न्यू बैच हमारा किससे? रेशियो प्रपोर्शन से। तो मैं 3 बजे ये बैच स्टार्ट करूंगा। लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा कोचिंग का तो ये आपका सुबह 7 बजे चलेगा। अभी 3 बजे से मंडे से आपका रेशियो प्रपोर्शन शुरू होगा और मंडे से ही मैं आपका रात को 9 बजे इस क्लास से पहले ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा। ज्योमेट्री, ज्यामिति चलेगी। दोनों चीजें आपकी साइमल्टेनियसली चलेंगी बच्चों। क्लियर है? तो जिनको लेना है एडमिशन अभी भी ऑफिस वाले नंबर पे फोन करके ले लीजिए। 1500 में हो जा रहा है। कुछ बच्चे फोन कर देते हैं तो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए ओरल ये भी हो जाएगा आपका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, नया सवाल आपका आ गया। समय कम है, समय कम है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के, अब सुनिए हम इसको यहां नहीं करेंगे, अब समय कम है, कल करूंगा। मैं ओरल लगा के जा रहा हूं इसको, ध्यान से देखिएगा। सीधे आप निर्देश पढ़ लेते हैं। ये निर्देश इसको कहते हैं। दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं ने, दाता मतलब डोनर हो गया, ब्लड डोनेट करेंगे, उनको रक्तदाता कहते हैं। दाताओं के ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी हैं। इनके आंकड़ों को दर्शाया गया इस पाई चार्ट के माध्यम से। इस पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लीजिए पहला सवाल है, मैं ओरल करूंगा इसको, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टीएल 2 का सवाल है, मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। मैं ओरल निपटा के जा रहा हूं, समय कम है, ध्यान से देखिए। ओरल आपको भी एग्जाम में निपटाना है क्योंकि आपके भी एग्जाम में समय कम होता है। आइए चलिए देखिए। ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। ब्लड ग्रुप ओ वाले कितने हैं? 100 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, 100.8 डिग्री। करेंगे कैसे इसको देखिएगा। पूछा गया है इनकी संख्या, तो टोटल संख्या कितनी थी? 150। जो दाता थे वो कितने थे? दाता जो थे वो 150 थे। तो बच्चों ये 360 डिग्री की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 360 डिग्री की वैल्यू है। तो हमें बताना है 100.8 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हम पेन कॉपी लेके यूज नहीं करेंगे,
थोड़ा एक बार दिमाग लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन कॉमन सेंस की ओर, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं बच्चों कि इसका जो आपका 180 डिग्री होगा वो 75 दाताओं के बराबर होगा। भाई 360 डिग्री अगर 150 के बराबर है तो 360 का आधा 180 होता है। 180 डिग्री किसके बराबर होगा? 75 दाताओं के। तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा? सुनिएगा, 37.5 के। भाई 75 का आधा क्या हो गया? 37.5 के। तो 90 डिग्री दाता का मतलब क्या हो गया? 37.5 दाता। सुनिएगा, 90 डिग्री दाता का मतलब क्या हो गया? 37.5 दाता हो गए। ठीक, यानी कि बच्चों ये दोनों ऑप्शन आपके गायब हो गए। हमारा तो ये 100.8 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो 37.5 आ रही है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले गए, ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा, हमारा 10 डिग्री के करीब फिगर बचा हुआ है लगभग में। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप देख रहे हैं कि हमारा 36 डिग्री किसके बराबर? हर एक बच्चा देखे, 15 के। 36 डिग्री किसके बराबर? 15 के। तो बच्चों हमारा सीधे बोलिए 18 डिग्री किसके बराबर? 7.5 के। तो हमारा ये 9 डिग्री किसके बराबर? 7.5 का भी आधा, मतलब मान के बोलिए 3.5 मिनट के लगभग बोल दीजिए, 3.5 के, समझिएगा। तो बच्चों यहां पर हमारा जो 9 डिग्री है वो 3.5 मिनट के बराबर है। तो हमारा जो 90 डिग्री आया था वो 37.5 के करीब आया था, 37.5 दाताओं के बराबर आया था। 9 डिग्री और चिपकाइए इसमें, तो 3.5 4 ही तो ऐड होगा बच्चों, सुनिएगा। तो वो करीब करीब किसके बराबर पहुंचेगा? 50 के बराबर तो पहुंच नहीं सकता, वो 42 के बराबर जाएगा। तो 42 इज योर राइट आंसर विदाउट यूजिंग पेन। मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे कर लेंगे। आई बात समझ में? थोड़ा समझाने में हमें समय देना पड़ रहा है, हमें करना होता तो कितना समय लगता? मात्र और मात्र 10 सेकंड लगता। क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगता है, फिर उसके बाद 10 सेकंड डायरेक्ट आंसर देने में, उससे भी कम 5-6 सेकंड लगता। तो ये अप्रोच आपको सीखना है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने पहले दिन बताया था कि एक दिन में पाई चार्ट खत्म करेंगे, खत्म हो जाता अगर केवल एक ही मेथड उड़ाते हुए चलते तो, जैसे यूट्यूब पे उड़ाया जाता है। ये मैं ऑफलाइन क्लास की तरह समझा रहा हूं आपको। देखिए क्या क्या चीजें हैं, तो सब कुछ प्रॉपरली समझिए। जो नए बच्चे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, जो प्रॉपर 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो तो ग्राफ पढ़े हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको बैंक वाली डीआई फायदा पहुंचाएगी। खैर ये सब भी फायदा पहुंचाएगी। देखिए अप्रोच दिया कि नहीं अप्रोक्सीमेशन का, फिर से सुनिएगा। क्या अप्रोच था? हम 100.8 डिग्री की वैल्यू निकालने जाते तो क्या करना पड़ता? 150 गुणे 100.8 बटा क्या करते? 360 करते, तब जाकर हमारी ये वैल्यू आती पूरी पूरी 42। कटाने में समय लगता। तो बच्चों यहां हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। डीआई में अप्रोक्सीमेशन और कॉमन सेंस बड़ा फायदा पहुंचाता है, ध्यान रखना इस बात को। हर एक बच्चा देखे कैसे निपटाया मैंने सवाल। देखिए 360 डिग्री 150 दाताओं के बराबर होगा, टोटल दाता 150 हो गए। तो बच्चों हमें 100.8 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 360 का आधा 180। 180 डिग्री किसके बराबर? 75 दाताओं के। तो अब 180 का भी आधा करिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके बराबर? 37.5 दाताओं के होगा। तो 90 डिग्री इससे करीब पहुंचा ना। तो सुनिएगा, ये 100 डिग्री उससे ज्यादा ही है 90 से। तो हमारा 37.5 आ रहा है 90 की वैल्यू। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, बचे केवल ये दो। अब सुनिएगा, 10 डिग्री के करीब और लाके ऐड कर लेते हैं इसमें 90 में 37.5 में। तो सुनिएगा 36 डिग्री की वैल्यू कितनी? 15। 18 डिग्री की वैल्यू 7.5 होगी कि नहीं? देखिए 360 डिग्री की वैल्यू 150, तो 36 डिग्री की वैल्यू 15, 0 से 0 कट जाएगा। तो बच्चों 18 डिग्री की वैल्यू बताइए 7.5। और सुनिए फिर 9 डिग्री की वैल्यू उससे भी कम, मतलब मान के चलिए 3.5 मिनट के करीब करीब पहुंचेगा। तो सुनिएगा, आप इस 90 डिग्री की वैल्यू जो 37.5 आई थी उसमें 3.5 मिनट के करीब जोड़ेंगे तो 40 पार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना 40 पार बच्चों, बताइए। तो मतलब करीब करीब मान लीजिए वो 42 के करीब जाएगा, 50 तो हो नहीं जाएगा। तो ये आंसर है। ये अप्रोच सीखना है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 2016 का है। आ गई बात समझ में? यही सब कराने के लिए तो मैं आया हूं, नहीं तो डीआई मेरे पढ़ाने का थोड़ी मतलब है कोई। आपको ये अप्रोच सिखाना है मुझे, इसलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ये सीखिए आप लोग प्रॉपरली। नहीं तो ये सब तो राहुल सर और अशफाक सर भी बहुत प्रॉपरली आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बार मन किया चलो डीआई हम ही यूट्यूब पे पढ़ा दें। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाली चीजें अशफाक सर और राहुल सर ने डाला हुआ है यूट्यूब पे, प्रॉपरली सीखिए, क्योंकि वो सीखे रहेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। दोनों बहुत अच्छे से सारी चीजें डिजिटल सम राहुल सर ने पढ़ाया, अशफाक सर बेसिक कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं, पीटी के लिए प्रॉपर पढ़ा भी चुके हैं। भिन्न वगैरह चल रहा है ना अशफाक सर आपका, तो इन दोनों लोगों को ज्वाइन करिए प्रॉपरली, अच्छे से सारी चीजें बहुत प्रॉपरली क्लियर होंगी। ठीक है, अब नए टीचर राजेश सर भी जुड़ गए हैं, पूरा सिलेक्शन के लिए वो भी काम कर रहे हैं लगातार। बस हम लोगों के अंदर ये एक पागलपन अब सवार हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जो जितनी मेरिट चढ़ रही है, हम लोग उतना लग के और मेहनत कराएंगे बच्चों को कि बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हो और वो इंस्पेक्टर बने। उनको 100% पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। 5 लोग हैं हम लोग टीम में,
और पांचों लोग बहुत ईमानदारी से बच्चों के साथ लगेंगे, हर स्तर पे लगेंगे, और कम से कम 5 लोगों के साथ साथ कम से कम 12 से 14 एक्सपर्ट मिलेंगे आपको मैथ्स के, क्लास के बाहर ऑफलाइन पे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। कल मैं आपको एक नंबर जारी कर दूंगा जिसपे आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ पाएंगे। सिम मैंने मंगवा लिया है। पहले क्या काम होता था, वो नंबर जो जारी होता था एक्सपर्ट का ही नंबर रहता था, तो एक्सपर्ट्स का आना जाना तो लगा रहता है, तो कोई एक्सपर्ट आज यहाँ है कल फिर दूसरी जगह होगा, तो नंबर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। तो एक्सपर्ट अपना फिर नंबर देता नहीं था, कहता था सर ये तो मेरा नंबर है, मेरे आईडी पे है, तो फिर मुश्किल हो जाती थी। तो इसलिए मैंने अपना कोचिंग का एक नंबर मंगवा लिया प्रॉपर, वो आपको अस्थायी रूप से अब दे दिया जाएगा। उसमें डिस्कशन के लिए अपने क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, एक एक्सपर्ट लगा दूंगा, वो प्रॉपर आपके क्वेश्चन डिस्कस कराएगा। बच्चों सुनिए, भाई राजू गुप्ता की बात सुन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। अब चलने जा रहा है जीएस का फ्री बैच, जीएस का फ्री बैच, एसएससी, यूपीएसआई, पीईटी, आरआरबी, एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको जरूर करिएगा 11 बजे। ओके बच्चों, थैंक यू। कल मिलूंगा, आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यही स्पीड रखूं कि और बढ़ा दूं? बताइए आप लोग, सर को बुलाइए, सर को बुलाइए, आ गए हैं। यही स्पीड रखूं कि बढ़ा दूं? मैथ पढ़ने का तरीका बता दीजिए, कौन से चैप्टर, ये इसके लिए मैं वर्कशॉप ले लूंगा एक। चलिए आ गए हैं सर, आ गए। आइए सर, आपका परिचय करवा दूं बच्चों से। देखिए जीएस के सर हैं, अखिल तिवारी सर नाम है इनका, और ये बहुत बेहतरीन ढंग से आपको जीएस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और हर सब्जेक्ट में इसको ज्ञान है। ये ऐसे सुनिए, इधर 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 दिखाइए, ठीक है। ये देखिए यूट्यूब पे क्या होता है कि कोई भी पता चला टाइपिस्ट्री क्लास लेने लगा, पता चला कोई गनर ही पढ़ाने लगा, पता चला ऑफिस का कोई स्टाफ ही पढ़ाने लगा। यूट्यूब पे पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है जीएस वगैरह, लेकिन बड़ी बात क्या होती है कि एक एक क्वेश्चन को डीप से जाके समझाना। कभी आप दूसरे चैनल्स और सर का कंपेयर कर लीजिए। सर किसी भी, चाहे वो साइंस का टॉपिक हो, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे आपका पॉलिटी का टॉपिक हो, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो, सब पे डीप नॉलेज देते हैं। आप जितना चाहे डिस्कशन आप कमेंट में डाल के कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ लिए, सर तुरंत तत्काल आंसर देंगे। सर लगातार आईएएस का इंटरव्यू दिए हुए हैं, पीसीएस का लगातार इंटरव्यू दिए हैं। दुर्भाग्य रहा है, आपको पता है अनिश्चितता की स्थिति होती है सिविल सर्विसेज में, एसएससी में भी ऐसी स्थितियां कुछ हद तक आ चुकी हैं, लेकिन अनिश्चितता की स्थिति आईएएस पीसीएस में ज्यादा होता है। आदमी पता चला बहुत मेहनत किया, बहुत योग है, फिर भी नहीं हो रहा है सिलेक्शन। तो सर से जुड़िए, बहुत लाभ मिलेगा। आगे 11 बजे सर जीएस का आपको बैच देगा। बहुत ज्ञानी पुरुष है ये, महान पुरुष है, महापुरुष है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और मेरे कहने से जुड़िए 11 बजे वाले बैच में सर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू। जो भी हूं लेकिन सर से लंबाई में छोटा हूं।